नमस्कार। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम ढोला मारूरे दोहे पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 147 यानी 147 दोहे हम पढ़ चुके हैं। अब हम 148 से आगे पढ़ेंगे। मारवाणी के संदेश में कवि ने मारवाणी की विरह वृथा को विभिन्न लौकिक उपमानों के द्वारा और विभिन्न लोक तथ्यों के द्वारा उद्घाटित किया है, जिसमें मारवाणी की विरह वृथा सजीव हो उठी है। इस दोहे में कवि ये बता रहा है, अब हम पिछले जो पढ़ते आए हैं उनमें हमने पढ़ा है कि मारवाणी अब ढोला को ये कह रही है कि वर्षा की ऋतु आ जाएगी और वर्षा ऋतु आने पर विभिन्न जो नदी नाले हैं वो बहने लग जाएंगे और बहुत सारी कठिनाइयां हमारे मार्ग में आ जाएगी। इसलिए वो ये इन दोहों में अपने विरह व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए ये कह रही है कि तुम बारिश के पहले ही आ जाओ और अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा। तो यहाँ भी नायिका ये कह रही है, सज्जनिया सावण होया धड़ी उलटी भंडार और विरह महारस उमटई के ताकहूं समार। अपनी विरह व्यथा को नायिका ने इस प्रकार सजीव किया है कि हे सज्जन, सावण हुआ, सावन ऋतु आ गई है और सावन ऋतु मिलन की ऋतु मानी जाती है। तो नायिका ये कह रही है, धड़ी उल्टी भंडार, धड़ी यानी पृथ्वी, पृथ्वी ने अपने भंडार को उलट दिया है। पृथ्वी के भंडार को उलटने से मतलब ये है कि पृथ्वी है उसमें चारों ओर क्या हो गई है, हरी भरी हो गई है, चारों ओर हरियाली छा गई है। और ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी पर भी चारों ओर हरियाली छा गई है और वर्षा ऋतु आ गई है, सावन का महीना आ गया है, तब क्या हुआ है, विरह रूपी जो महारस है वो भी अब उमड़ कर आ गया है और मुझे परेशान कर रहा है कि ताकूं समार। अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसे किस प्रकार संभालूं। किसको? विरह रूपी महारस जो मेरे शरीर में व्याप्त हो गया है उसको मैं कैसे संभालूं। भावार्थ वही है कि नायिका नायक को आने के लिए कह रही है और साथ में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ये बता रही है कि अब सावन का महीना आ गया है, जो लोक में मिलन की ऋतु मानी जाती है, जब पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। और ऐसे सुरम्य वातावरण को देख करके नायिका के हृदय में नायक की याद है वो तीव्र गति से उठने लगती है और वो ये कह रही है कि विरह रूपी महारस भी अब उमड़ के आ गया है, अर्थात मेरे शरीर में व्याप्त हो गया है। अब तुम ही बताओ मैं इसे कैसे संभालूं। आगे वो कह रही है, ज्यों तो साहिब ना वी येऊ सावण पहली तीज, बीजड़ तणई जबू कड़ई मूंद मरी सी खीज। नायिका आगे के उदाहरण में ये बताया जा रहा नायिका की विरह व्यथा के बारे में कि हे सज्जन, हे साहिब, अगर तुम सावन की पहली तीज पर भी नहीं आए तो नायिका तीज है वो भी मिलन की ऋतु मानी जाती है। तो सावन की पहली तीज तक भी अगर नायिका ये कह रही है कि तुम नहीं आओगे तो क्या होगा कि बिजलियां जो चमकेगी उनसे डर करके और नायिकाएं खींच उठेगी या नायिका है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अर्थात बिजलियां जब चमकेगी तो नायिका डरेगी और इस प्रकार से वो क्या करेगी, डर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये भावार्थ इसका भी यही है कि ये मिलन की ऋतु आ गई है, तीज का त्योहार आ गया है, तो हे साहिब अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए। जय तो ढोला नावियों काजल यारी तीज, चमक मरी सी मारवीर देख खिवंचा बीज। सेम अर्थ चलेगा। नायिका ये कह रही है कि हे ढोला, अगर तुम कजलियारी तीज तक भी नहीं आए तो क्या होगा, जो मारवाणी है, जो तुम्हारी पत्नी है, वो बिजलियों के चमकने को देख करके या बिजलियों को गिरता हुआ देख करके और डर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। आगे के दोहे में कवि ने अर्थ को इसी प्रकार से रखते हुए ये बताया है, बिजुलियां जालो मिल्या ढोला हूं न सहेसी, जऊ आषाढ़ी न आवेऊ सावण सम की मरेसी। नायिका ये कह रही है, कवि नायिका की विरह व्यथा को इस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है कि हे ढोला, बिजलियां क्या हो गई है, जालिम हो गई है, और बिजलियां क्या हो गई है, जाल के जाल आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं।
अर्थात सावन भादवे का जो महीना आ गया है, अब भादवा आ गया क्योंकि आषाढ़ भी आने वाला है। तो नायिका ये कह रही है कि बिजलियां क्या कर रही है, जाल के जाल एक दूसरे से मिल करके और मुझे डरा रही है, चमक रही है। तो हे ढोला, अब मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब अगर तुम आषाढ़ महीने तक भी नहीं आओगे तो भादवे में बिजलियां इतनी तीव्र गति से चमक रही है कि मैं उनके चमकने से डरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। ऊपर के तीनों ही दोहों में नायिका की विरह व्यथा को सावन भादवे के महीने और वर्षा ऋतु से और बिजलियों के चमकने के संबंध से जोड़ करके कवि नायिका की विरह व्यथा को इस प्रकार अभिव्यक्त कर रहा है कि सावन भादवे के महीने आ गए हैं जो मिलन की ऋतु मानी जाती है। बिजलियां चमक रही है और बिजलियां चमक चमक करके नायिका को डरा रही है। तो अगर तुम अब भी नहीं आओगे, आषाढ़ तक भी नहीं आओगे, तो नायिका का जीवित रहना मुश्किल है। आगे का जो दोहा है वो भी बिजलियों से संबंधित है। बीज न देख चहडिया प्री परदेश गया, आपन लिए झबूकड़ार गली लागी सहरा। नायिका मानो प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया है। जिस मानवीकरण को हम छायावाद की विशेषता समझते हैं वो मानवीकरण हमें यहाँ ढूला मारू के दोहों में देखने को मिल रहा है। नायिका ये कह रही है कि बिजलियां क्या है वो कुछ समझती नहीं है और वो बहुत ऊपर आकाश में चढ़ करके और चमक रही है और वो ये नहीं समझ रही है कि मेरे प्रिय परदेश गए हुए हैं और मैं उनको चमकने से डर जाऊंगी। और आगे उनका मानवीकरण करते हुए कवि ये बता रहा है, आपन लिया झबूकड़ा गले लाग सराव, कि खुद तो क्या कर रही है कि पर्वतों के गले लग लग के और झपक रही है। अब तो मिलन के सुख को भोग रही है और वो ये नहीं समझ रही है कि मेरे जो प्रिय है वो परदेश गए हुए हैं। तो यहाँ वो नायिका ने मानो कवि ने बिजलियों का मानवीकरण कर दिया है और बिजलियों को नायिका बताया है, पर्वत को उसका प्रिय बताया है और मानो ऐसा अभिव्यक्त किया जा रहा है कि बिजलियां हैं वो तो अपने प्रिय पर्वत के साथ में गले मिल मिल के और मिलन सुख का आनंद ले रही है और वो ये नहीं समझ रही है कि नायिका का जो प्रिय है वो परदेश गया हुआ है। और इस प्रकार से इस दोहे में बिजली का मानवीकरण करते हुए कवि ने ये बताया है कि नायिका बिजलियों को पर्वतों के गले लग लग कर चमकने को, अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त कर रही है कि इस प्रकार से वो तो मिलन के सुख को भोग रही हैं और मानो नायिका के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है कि वो ये नहीं समझ रही है कि मेरे प्रिय परदेश गए हुए हैं। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि बिजली का मानो उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। बीजुलिया परोकिया नाठज नीगमिया अजैन सज्जन बाहुड़े वली पाली बलिया। आगे के दोहे में जो कवि है उसने मारवणी की विरह व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि हे प्रिय, मानो वो बिजली को मानवीकरण किया है, वो उसी प्रकार का अर्थ आगे भी चल रहा है कि बिजली क्या है, पारों किया मतलब परदेश गई हुई होती है, लेकिन नीठ कठिनाई आने पर भी वो क्या करी है, नीग मिया वापस आ गई है। कब? वर्षा की ऋतु आने पर, मिलन की ऋतु आने पर जो बिजलियां परदेश दूर गई हुई थी वो भी अपने प्रिय पर्वत से मिलने के लिए वापस कठिनाइयां उठा करके भी वापस आ गई है। अजय ने सज्जन बाहोड़े, हे सज्जन तुम अब भी नहीं आए तो वली पाछी वलिया, तो ऐसा हो जाएगा कि पीछे आकर तुमको पछताना पड़ेगा। अर्थात नायिका है वो भी इस विरह व्यथा को सहन नहीं कर पा रही है। तो यहाँ बिजलियों का मानवीकरण करते हुए कवि ने नायिका की विरह व्यथा को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि सावन भादवे का महीना आ गया है, बिजलियां भी वापस आ गई है, बारिश भी वापस आ गई है, पृथ्वी ने अपनी धन संपदा को उलट दिया है और अब भी तुम नहीं आए तो बिजलियों के चमकने से डरकर या बिजलियों को पर्वतों से गले मिलते हुए देख करके नायिका अपने विरह व्यथा को सहन नहीं कर पा रही है। इस प्रकार मारवाणी की विरह व्यथा का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है।